नमस्कार, बात देश की में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं बात देश की। बात देश की में आज बात करेंगे कि जो पश्चिम बंगाल में देखने को मिला। सीबीआई गई तो थी वहां रेड करने के लिए, लेकिन उसको ही वहां पर पकड़ लिया गया। पश्चिम बंगाल की पुलिस ने मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कहा कि राजीव कुमार को पूछताछ में सहयोग देना होगा, पूछताछ में उसको सीबीआई के सामने पेश होना होगा। हालांकि राजीव कुमार की गिरफ्तारी को रोक दिया गया, कहा गया गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इस आज के घटनाक्रम पर टीएमसी का कहना है, ममता बनर्जी का कहना है कि यह हमारी जीत है, बीजेपी का कहना है कि यह सीबीआई की जीत है। अब यह जीत किसकी है, इस पर सवाल है, क्योंकि अगर कोई हारा है तो वो कौन है, और जीते हैं तो दोनों जीते हैं। अगर देखा जाए इस पर यह याद आता है, हमारी भी जय जय तुम्हारी भी जय जय, न हमारे न तुम्हारे। आज इसी पर बात करेंगे कि आखिर आज लोकतंत्र में क्या हो रहा है, कहां फेडरल सिस्टम की बात की जाती है और कहां पर सब चीजें हो रही हैं। ये बातें इसलिए आज जरूरी हैं कि सीबीआई पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में है। दिल्ली के अंदर उसके ऑफिस को दिल्ली पुलिस घेर लेती है, पश्चिम बंगाल के अंदर उसके अधिकारियों को पश्चिम बंगाल पुलिस पकड़ लेती है। ये तमाम सवाल खड़े होते हैं, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है, फैसला आता है, दोनों जीत बताते हैं। जरा सुनते हैं क्या रिएक्शन है लोगों का इस पर। I will not be available. He said, let us, he has given 5 letters. He said, we want to meet a mutual place. If you want to ask any clarification, you can come, we can sit there. But what they have started doing, they wanted to arrest him. They went to his house with secret operation, Sunday, without any notice. That court said no coercion effect, no arrest. We are so grateful. We are so obliged because it will strengthen the moral of the officials. कोर्ट ने ये उचित समझा कि राजीव कुमार जी सीबीआई के सामने जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उनसे कोऑपरेशन दे, पूर्ण रूप से कोऑपरेट करें। साथ साथ ये स्पष्ट किया कि उनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई ना हो जिसे कोर्सिव स्टेप कहा जाए। और जो ममता जी अपने बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी पर चुप रहती हैं, पुलिस कमिश्नर के साथ धरने पर बैठती हैं, इसका जी हां, सीबीआई जिसके नाम से अच्छे अच्छे काम जाते थे, बड़े बड़े मामले सौंपे इसलिए जाते थे सीबीआई को ताकि तथ्य सामने आ सके, सच्चाई सामने आ सके। और अगर सीबीआई के नाम से किसी की रेड का नाम जिक्र किया जाता था तो वो अगर देखा जाए कांपने लगता था। लेकिन पश्चिम बंगाल, दिल्ली और तमाम जगहों पर, यहां तक के पिंजरे का तोता तक कहा जाने वाली सीबीआई फिर चर्चा में है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा उसके लिए कहा कि अब वहां के राजीव कुमार को उनके सामने पेश होना पड़ेगा। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देना पड़ता है, यह बड़ा सवाल है। हमारे साथ एक पैनल जुड़ रहा है, पैनल का तारुफ आपसे करा देता हूं, फिर हम इस बात को खोलेंगे कि आखिर ये जीत किसकी हुई है। महेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी के सांसद हैं, बहुत बहुत स्वागत है महेश शर्मा जी का। संजय गुप्ता जी मौजूद हैं, कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे, बहुत बहुत स्वागत है संजय गुप्ता जी। शुभांकर भट्टाचार्य जी हैं हमारे साथ मौजूद, टीएमसी की तरफ से अपनी बात रखेंगे, बहुत बहुत स्वागत है भट्टाचार्य साहब आपका। हमारे साथ आशीष पांडे हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली स्टूडियो में आशीष पांडे जी का। और श्याम खन्ना जी है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है श्याम खन्ना जी। पहला सवाल अगर देखा जाए तो मैं चाहता हूं कि आज सबसे पहले आशीष पांडे जी के पास चलना चाहूंगा, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। आशीष जी, सीबीआई का गठन कुछ इस तरह से हुआ, बताते हैं 1946 का जो एक्ट है, दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट जो है, उसके तहत उसकी जो टेरिटरी है या उसका जो अधिकार क्षेत्र है या उसका जो वर्किंग एरिया दिल्ली है और एनसीआर कहा जाता है, जो यहां दिल्ली एनसीआर नहीं बल्कि जो दिल्ली का है, लेकिन जब बाहर हो जाती है तो राज्य सरकार का अधिकार है। ये तमाम कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इस पर हम बात नहीं करेंगे। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसको दोनों लोग अपनी जीत बता रहे हैं, किसकी जीत हुई है? देखिए खालिद जी, राजनीतिक दल अपनी राजनीति करेंगे ही, कोर्ट का जो फैसला आएगा उसको दोनों ही दल अपनी जीत बताने की कोशिश करेंगे ही। लेकिन आज हुआ क्या है, देखिए डे 1 से ये क्लियर था, सुप्रीम को सीबीआई के पास पूरा राइट है इस इन्वेस्टिगेशन को आगे करने का, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस थी। सेक्शन 6 की अगर जो कंसेंट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने दी है वो अगर विड्रॉ कर भी ली गई है उसका कोई इंप्लीकेशन नहीं होगा 2010 के जजमेंट के बाद। अब यहां पर होता क्या है कि सीबीआई को एक्चुअली करना क्या चाहिए था, अगर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद आप कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और कोलकाता पुलिस चीफ उसमें कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो बेहतर अप्रोच ये होता कि आप सुप्रीम कोर्ट या किसी कॉम्पिटेंट जज के सामने जाते, जो कि इस पर्टिकुलर मैटर में सीबीआई कोर्ट वेस्ट बंगाल होती। आप
उसके सामने जाते और एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन लगाकर उनसे पूछताछ का एक राइट लेते। इस पूरी कंट्रोवर्सी को अवॉइड किया जा सकता था। आज अगर आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी देखेंगे तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है उसमें, मैं अगर आप मुझको अलाउ करें मैं पढ़ना चाहूंगा। वो कहते हैं टू अलाउ ऑल अननेसेसरी कंट्रोवर्सी, और उसके बाद आगे वो लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने जो आज किया है वो उन सारी कंट्रोवर्सीज को जो इस ऑर्डर के बाद आ सकती थी या इससे पहले जो आ रही थी उन पर एक विराम लगा दिया है। लीगली जो होना चाहिए था पुलिस कमिश्नर को कोलकाता सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया कि कहीं कंट्रोवर्सी है, उस कंट्रोवर्सी को दबा दिया है। बहुत ही बेहतरीन जजमेंट है आज का ये। अब देखिए हो क्या रहा है, राजीव कुमार जी अब सीबीआई से कोऑपरेट करेंगे, एक न्यूट्रल वेन्यू पे जाकर वो करेंगे। ममता बनर्जी जी भी सेटिस्फाइड है, उनको फेस सेविंग मिल गया है। सीबीआई को जो चाहिए था वो उनको मिल गया है। एवरीबडी इज सेटिस्फाइड, एवरीबडी विल क्लेम दैट इट्स देयर विक्ट्री। महेश शर्मा जी के पास चलेंगे। महेश शर्मा जी, बहुत से मामले थे हालांकि, लेकिन आज आप भी कह रहे हैं कि ये सीबीआई की जीत है। उस जीत को डिफाइन कैसे करेंगे, आपकी कैसे जीत है? बिल्कुल निश्चित रूप से ये सीबीआई की जीत है और माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया है, जैसा कि हमारे आदरणीय एडवोकेट साहब भी बता रहे हैं, पूरा विश्लेषण उन्होंने उसका एक राजनीतिकरण करने का काम किया है। जिस प्रकार से केवल लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए पूरे विषय का राजनीतिकरण करने का काम किया जा रहा है वो निश्चित तौर पर निंदनीय है। और आज सीबीआई को किसकी निंदा करते हैं? स्वायत्त संस्था ये लोग किसकी अपने समय में महेश शर्मा जी किसकी निंदा करते हैं? जिस प्रकार से पूर्व की सरकारों ने सीबीआई के दुरुपयोग करने का काम किया है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। यहाँ पे हर वो महेश शर्मा जी किसकी निंदा करते हैं आप? किसकी निंदा करते हैं सीबीआई का दुरुपयोग करने के लिए? प्रतिबद्धता के साथ काम करती है। महेश शर्मा जी आवाज आ रही है आपको? मेरा सवाल यह है कि किसकी निंदा करते हैं, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है पर्ल घोटाला भी टिका हुआ है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था कि आप प्रॉपर्टी जब्त कीजिए, उसके बाद ये और भी चीजें हैं सीबीआई को लेकर। तो किसकी निंदा करते हैं, अपनी सरकार की करते हैं या विपक्ष की करते हैं? जो आचरण पिछले 3 दिनों में दिखाया है, ये अगर ये धरने पे बैठना चाहते थे तो किसान के हित में धरने पे बैठते, अगर ये धरने पे बैठना चाहते थे तो जनता के हित में धरने पे बैठते, तो उस धरने का भी हम स्वागत करते। अगर ये नहीं, आप सवाल को डायलूट मत कीजिए। अगर पर्ल के मामले में सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है 2016 में तो उस पर भी गंभीर होना चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक है, आपका स्टैंड ले लिया हमने। हम अभी आते हैं आपके शुभांकर भट्टाचार्य जी, सारा विवाद आपकी पार्टी के नाम पर खड़ा किया गया है, क्यों आपको एतराज था? अगर सब कुछ ठीक था तो सीबीआई को कोऑपरेट करने में क्या तकलीफ थी? देखिए, सीबीआई से कोऑपरेट करने में कभी तकलीफ नहीं थी। बात यह थी कि जो सीबीआई को बाउंसर की तरीके से जो इस्तेमाल किया जा रहा है, सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति से पहले ही आनन फानन में इस तरीके से प्रक्रिया जाहिर की गई जैसे लगा कि कोई पुलिस कमिश्नर के साथ नहीं, कोई चोर उचक्के के साथ काम वो किया जा रहा है। देखिए, हर चीज का एक प्रोसीजर होता है। आज सीबीआई ने उसे, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसे क्लियर कर दिया। एक सेकंड में रोकना चाहूंगा शुभांकर जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि एक कमिश्नर के खिलाफ नहीं बल्कि उसमें, तो अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया कि आप पूछताछ में सहयोग करिए, आपसे पूछताछ की जाएगी। तो अब कहां वो जो है कमिश्नर रह गए, तो इसमें आपको जीत कहां नजर आ रही है? जी, पूछताछ का विरोध कर कौन रहा था? जीत इस बात क्या ये जीत नहीं है? अरे बीजेपी तो ये तो 377 लगाने की मांग कर रहे थे, ये तो राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे थे। 377 नहीं होता राष्ट्रपति शासन, 356 होता है। सुप्रीम कोर्ट ने, माफ करिएगा जी, मेरी बात ये है कि ये लोग तो राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे थे। तो 377 तो वैसे भी अब तो वैसे भी अगर मर्जी है तो चल जाएगा। जी, कोई बात नहीं, माफी चाहूंगा कि मैंने उसको गलत उत्तर जल्दबाजी मैंने वो दे दिया। कोई नहीं, जल्दबाजी में ज्यादा काम होते हैं आपके वैसे भी। हेलो जी, बताएं जनाब, या तो आप मुझसे मेरी राय ले लीजिए, या तो आप एक गलत उसका चुटकी ले लीजिए। नहीं, चुटकी नहीं, 377। देखिए आप हमारे सम्मानित मेहमान हैं। समय आपका है, आप मुझसे जो मुद्दे की बात सुनना चाहते हैं। एक सेकंड मैं पहले बता दूं, ये मंच आपका है। पहली बात,
आप हमारे सम्मानित गेस्ट हैं, आपको हमने सम्मान के साथ बुलाया है। आपने 377 कहा तो मैंने सिर्फ एक राय दी है। अगर आप चाहते 377 ही कहना चाहते हैं तो आप फ्री हैं, आप 377 ही कहिए। गलती का स्वीकार किया। ठीक है, तो फिर आप बताइए। अपनी गलती ठीक है, बताइए जी, बताइए, अब बताइए जी। तो बात ये की जाए तो ये तो वहां पे राष्ट्रपति शासन चाह रहे थे। अच्छा, राइट, इन्होंने वहां पे पूरा सीधे सीधे दखल अंदाजी। बात यहाँ पे पुलिस कमिश्नर की नहीं थी, बात थी कि किस तरीके से ममता बनर्जी को नीचा दिखाया जाए, किस तरीके से राज्य सरकार का पूरा वो नीचे कर दिया जाए। अगर बस चले बीजेपी का तो जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। चलिए लगे हाथ खिलाफ उतरे हैं, हमारी लड़ाई उसके खिलाफ है। लगे हाथ एक सवाल, लड़ाई कभी भी इस बात पे नहीं थी कि किसी को बचाने के लिए, कभी लड़ाई नहीं। लगे हाथ एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। हालांकि मैं चाह रहा था कि दूसरे गेस्ट हैं उनके पास जाऊं, लगे हाथ। अब ये आपने कहा कि ममता बनर्जी को छोटा दिखाने की कोशिश की जा रही थी। आप क्या एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को उतरने के लिए इजाजत नहीं दी जाती है, उसके हेलीकॉप्टर को रोक दिया जाता है, तो ये कौन सी राजनीति है? आप किसको छोटा बड़ा कर रहे हैं? कौन आपको छोटा बड़ा कर रहा है? ये कैसे क्लियर होगा? क्या नरेंद्र मोदी जी वहां पे भाषण देने नहीं गए? क्या अमित आज योगी आदित्यनाथ की बात करो, योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर को आपने परमिशन नहीं? आदित्यनाथ जी का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जहां जहां गए वहां जाति मुख्यमंत्री है एक प्रदेश के, कई लड़ाइयां लड़ी गई हैं। वो एक प्रदेश के इस वजह से किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने प्रदेश में वहां के कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कोई भी ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है तो उनको पूरा अधिकार है, जो कि आदित्यनाथ जी को भी है। जी, ठीक है ना। कल यहाँ पे 4 लोग बिल्कुल आपका हमने मत आपका सिर्फ हमें राय, देखिए उससे वो डर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आदित्यनाथ जी को अगर रोक दिया जाता तो बड़ा मुद्दा होता है। शुभांकर जी, हम किसी भी पार्टी के किसी के हम प्रवक्ता नहीं है, हमें सिर्फ आपकी राय लेनी थी, आपका जवाब हमें चाहिए, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। और सभी हमारे मेहमान जो है सम्मानित हैं, सबकी राय जो है आना बहुत जरूरी है। हम चलेंगे, अभी हमारे साथ मौजूद हैं गुप्ता जी, हमारे साथ मौजूद है संजय गुप्ता जी। आपके यहां से एक ट्वीट आया था राहुल गांधी का 8 मई 2014 को, और यह कहा गया था कि जो गरीबों का पैसा है वो गबन कर लिया गया और इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। जब कल कार्रवाई होने लगी तो वहां पर यह ड्रामा हुआ। वो कौन सही था कौन गलत था उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आप ममता बनर्जी के साथ खड़े थे, उनकी सरकार के साथ खड़े थे। वहां पर कल गरीब कहां चले गए थे? पहली बात तो खालिद साहब ये है कि जो इसके अंदर यदि किसी का पैसा गया है गरीब का, उसकी जांच भी होनी चाहिए, उसका पैसा वापस भी मिलना चाहिए। परंतु जो कल की बात आप कर रहे हैं, किस तरह का तांडव, किस तरह में, आप 2 मिनट आप मुझे सुन ले सर, किस तरह का तांडव इस देश की लोकतंत्र के खिलाफ, इस देश के संविधान के खिलाफ ये केंद्र की सरकार वहां जाके कर रही थी। रात के 10 बजे अचानक 40 पुलिस के जो सीबीआई के अफसर हैं, बिना किसी सर्च वारंट के, बिना किसी अरेस्ट वारंट के, आप वो पहुंच जाते हैं किसके घर पे? पुलिस कमिश्नर कैलकाटा। आप देखिए कितनी बड़ी पोस्ट है, कितना बड़ा रैंक है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ वो क्या इमरजेंसी। जब आपकी बात पूरी हो जाए तो मुझे एक सवाल ले लेना। आप ले लेंगे सर। सर 1 सेकंड में सर। तो रात के 10 बजे की क्या इमरजेंसी थी? इनको आदत पड़ गई है रात के 2 बजे सीबीआई के डायरेक्टर को फ्रीज करने की। इनको आदत पड़ गई है कि ज्वाइंट डायरेक्टर और डायरेक्टर का झगड़ा करा करके सुप्रीम कोर्ट के मामले को ले जाने की। किस तरह से ये इस तरह की संवैधानिक संस्थाओं के साथ की जो खेल भारतीय जनता पार्टी अपने फायदे के लिए यूज कर रही है। 35 मुकदमे मैं बताना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी दिल्ली के अंदर इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सीबीआई से दर्ज करवाए हैं। मैं केवल उनकी हिमायत नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि काम करने का तरीका बता रहा हूं। तो हमको ऐतराज उस काम करने के तरीके पे है। ठीक है, आप तरीके से आते, सुबह आते 9 बजे। मैं बहस में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ एक सवाल पूछ के और आपको छोड़ के जो ना अगले गेस्ट के पास चला जाऊंगा। एसआर मुंबई की सरकार आपने गिराई थी, आपके कार्यकाल में कितनी सरकारें गिराई गई हैं? जो सिलेक्टेड, जो जनता की चुनी हुई सरकारें थी, कितनी गिराई गई हैं? वो आप बाहर जाके या अभी कल जाके स्टडी कर लेना, फिर आप देखना। जब आप संवैधानिक संस्थाओं की बात करते हो तो लोगों को थोड़ा सा अजीब लगता है। खैर, हमारे साथ श्याम खन्ना जी भी मौजूद है। 1 सेकंड से मैं आता हूं, मैं आपके 1 सेकंड आऊंगा, 1 सेकंड पूरे 2 सेकंड दूंगा, लेकिन अब दूसरे थोड़ा आप भी तैयारी कर लीजिए, मैं तो सवाल रखा है। श्याम खन्ना जी, 2019 सिर पर है और तमाम गर्मी राजनीतिक हो रही है। एक तरफ एक चेहरा नजर आ रहा है जिसको लग रहा है कि वो महागठबंधन का चेहरा हो सकती है। एक तरफ बीजेपी को लग रहा है कि अगर हमें यूपी के अंदर बसपा और सपा के गठबंधन से लॉस होगा तो पश्चिम बंगाल में हम डैमेज कंट्रोल कर लेंगे। इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं टूल की तरह सीबीआई नजर आ रही है, आरोप लग रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज जो डिसीजन दिया उसको दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जीत बता रहे हैं। जनता की कहीं जीत नजर आ रही है आपको? जी खालिद भाई, बात यह है कि
इससे ममता जी को क्या मिला, वो धरने पे क्यों बैठी और क्यों उठी, ये बात देश की जनता देख रही है, पूछ भी रही है। आखिर एक अधिकारी के लिए एक चीफ मिनिस्टर का धरने पे बैठना ये प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन है। देखा जाए उन्हें धरने पर नहीं बैठना चाहिए था एक अधिकारी के लिए। खैर आज की जो बात है वो स्पष्ट है कि ना किसी की जीत हुई है ना किसी की हार हुई है। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक पूरी तरीके से न्याय करा है, क्योंकि सीबीआई भी बिना परमिशन लिए वहां गई थी, उसको पहले सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेनी चाहिए थी, उसके पास अधिकारी से बातचीत करनी चाहिए थी। लेकिन अब राजीव कुमार भी जो है बिना उसके बच नहीं पाएंगे, उन्हें भी बताना होगा, सीबीआई के सामने पेश होना होगा। और ये भी अच्छा हुआ है कि अब उस स्टेट से बाहर ले जाके उनसे पूछताछ की जाएगी, तो किसी प्रकार का उस पर दबाव भी नहीं रहेगा प्रदेश सरकार का। लेकिन ये 2 दिन का जो घटनाक्रम है देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं हम ऐसा तो नहीं कि जैसे रूस के अंदर हुआ, संयुक्त जो रूस था वो धीरे धीरे अलग अलग हुआ, हम उस ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं जो स्टेट की अपनी भावनाएं हो रही हैं कि एक एजेंसी दूसरे प्रदेश के अंदर दखलंदाजी नहीं करेगी, जाएगी नहीं। लेकिन उससे ही बड़ा सवाल एक और पैदा हो रहा है कि 4.5 साल तक जो सीबीआई चुप बैठी रही, अब ये सारे विवादित मामले चुनाव के टाइम जो सामने आ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं, यानी आप टाइमिंग को सवाल में ले रहे हैं, आपका सवाल टाइमिंग को लेकर पूछ लेते हैं महेश शर्मा जी से। महेश शर्मा जी थोड़ा सा मैं आपके पास आना चाहूंगा, 2 सवाल हैं आपसे। एक तो जो ये कह रहे हैं हमारे साथी हैं श्याम खन्ना जी, कह रहे हैं तो टाइमिंग को लेकर कह रहे हैं कि 4-4.5 साल तक आप खामोश बैठे थे और मामला 2014 से अगर चल रहा था तो तब आपको ध्यान नहीं आया, पहली बात। पर्ल का मामला है, पीएचसीएल का मामला जो है लगभग 41,000 करोड़ रुपए का, वो भी घोटाला है। उसके अंदर आप देखें 2 फरवरी के अंदर दिल्ली के अंदर बाकायदा प्रदर्शन भी हुआ, आपके सांसदों को चिट्ठी भी लिखी गई, आपको बाकायदा याद दिलाया गया। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश ये थे कि संपत्ति को नीलाम करके जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पैसा दिया जाए। हम ये कह रहे हैं कि जितने भी घोटाले हैं हम पिक एंड वो कौन सा होता है सेलेक्टिव जो हो जाते हैं, जब हम वो ना करके हम सीधे सीधे सबको बराबर क्यों लेके नहीं चल पा रहे हैं, ये मैसेज कैसे जाएगा? देखिए खालिद जी, जिस प्रकार का घटनाक्रम पश्चिम बंगाल में हुआ है, इससे देश की साख वैश्विक स्तर पर भी गिरी है। निश्चित तौर पे इसका ध्यान सबने रखना चाहिए। सीबीआई के काम करने का अपना तरीका होता है। चाहे मैं बात करूं, मध्य प्रदेश में भी एक व्यापक घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है। 54 लोगों ने सुसाइड किया था, उसमें सीबीआई की कोई गंभीरता नहीं है। वो किस ढंग से करती है, कानून के दायरे में रहकर, संविधान को मानते हुए। कांग्रेस पार्टी जो 2014 तक उनके अध्यक्ष, बिल्कुल 2014 तक राहुल गांधी जी सवाल उठाते थे कि ममता बनर्जी ने जो शारदा चिटफंड घोटाला किया है इसकी जांच होनी चाहिए, गरीबों के पैसे की बात करते आज थे। भी उठाते आज आप बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह वहीं उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आप भ्रष्टाचार को पोषण देने का काम कर रहे हैं। आपने भ्रष्टाचारियों के लिए धरना देने का काम किया। अरे जनाब, आप बंगारू की पार्टी के आप नेता हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बंगारू लक्ष्मण की पार्टी के, ताबूत कांड करने वाले आप हैं, व्यापम कांड करने वाले आप हैं, आप रफायल करने वाले हैं, आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, दूषित करने का काम किया है। जहां तक मैं बात करूं, आपने देश के सारे रिसोर्सेज अडानी अंबानी को बेच दिए, आप भ्रष्टाचार की बात करना चाहते हैं? रहा है कांग्रेस ने हमारी 92 में चुनी हुई सरकारें गिराने का काम किया है। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, जनता की चुनी हुई सरकारें गिराने का इतिहास कांग्रेस पार्टी का रहा है। आपने भी उत्तराखंड की गिराई थी अभी हाल में ही। भूल जाते हैं वो महेश जी, एक सवाल यह, सीबीआई की वाकई में जो बात हुई है पूरी दुनिया में किरकिरी हुई है, लेकिन यही बात अब अगर दिल्ली में देखा जाए, हमने राष्ट्रपति, देखिए ऐसा है, दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। जिस प्रकार से ये केवल दो तरह की बात करते हैं। कल तक ममता बनर्जी के खिलाफ बयान देते हैं और आज आप ममता बनर्जी के साथ रात के 2 बजे जब आपने डायरेक्टर को सीज किया तब आपने कौन सी इज्जत बढ़ाई थी, जरा बता दीजिए एक बार। रात के 2 बजे जो आपने, क्या कारण था कि सीबीआई डायरेक्टर के ऑफिस को सीज कर दिया, रात के 2 बजे हटाया? मुझे बता दीजिए कौन सी परंपरा को आपने अपनाया? अरे सीबीआई के डायरेक्टर थे क्या, रोड चलते हुए गुंडे थे? किस तरह का आपका बिहेव था? आपने कौन सी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देश की ख्याति बढ़ाई है काम करके? ठीक है, आप बताइए। देखिए
आप मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दीजिए कि क्या पुलिस जिसके खिलाफ जांच कर रही है उसको इनविटेशन देके जाएगी? अगर जांच जिसके खिलाफ होनी है तो बताइए ना। आपने दिल्ली पुलिस सीबीआई डायरेक्टर के खिलाफ लगा रखी थी उनके घर के ऊपर, आपने, आप भूल जाते हैं जब आप बात करते हैं अपनी, तो भूल जाते हैं कि ये सारा काम करने वाले आप लोग हैं। आपने दिल्ली पुलिस के जवान सीबीआई डायरेक्टर के घर के बाहर लगा रखे थे आपने, आप भूल जाते हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी के खिलाफ आप भ्रष्टाचार में आपकी सरकार डूबी हुई है। बैठना था तो केंद्र सरकार ने आपको यूरिया नहीं दिया, खाद नहीं दिया, किसानों के लिए बैठ जाते। अरे भाई साहब, रात के 2 बजे आपने किया वो ठीक था क्या? बता दीजिए पहले एक बात की। करते आप एक भ्रष्टाचारी को बचाने उसका जवाब नहीं देंगे। ये देश की, अरे बस ठीक है, ठीक है महेश शर्मा जी, सवाल ये है, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं। आप अगर धरने पे बैठते, मैंने आपको बहुत स्पष्ट बताया। देखिए आपका ये सीबीआई का प्रवक्ता नहीं हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखूंगा। ठीक है, मैं सीबीआई का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का। नहीं, एक मिनट महेश शर्मा जी, बिल्कुल आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मैं उसी संदर्भ में आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था, वो मैंने पूछा भी था पहले। पीएसीएल के मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ये आदेश दिए कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा, इनकी प्रॉपर्टी को नीलाम करके दिया जाए। उसमें जो है क्यों गंभीरता नहीं है? इस मामले में गंभीरता क्यों है? ये जबकि अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर जब डायरेक्टर के खिलाफ मामला हुआ तो दिल्ली पुलिस ने उसको घेर भी लिया और बाकायदा आईबी के अधिकारी जो है ना आलोक कुमार के घर के सामने घूमते भी नजर आए। सवाल यह है कि कलकत्ता में ज्यादा बेइज्जती हुई है सीबीआई के नाम पर देश की, या दिल्ली में ज्यादा हुई है? यह सवाल था हमारा। देखिए दोनों पक्ष अलग अलग हैं। सीबीआई दोनों मामलों में अपने हिसाब से काम कर रही है। सीबीआई एक स्वायत्त संस्था है। सीबीआई पे हमारा किसी प्रकार का कोई नियंत्रण जो पूर्व की सरकारें रखना चाहती थी, हमने कभी नहीं रखा। सीबीआई पीएम मोदी ने ट्वीट किया था कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहा था उन्होंने, इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूं। सिर्फ पहले आप भी कहते थे ये बात। बिल्कुल, पूर्व की सरकारों ने उसके कई उदाहरण पेश किए हैं। हमारी सरकार में पूरी स्वतंत्रता है, सीबीआई अपने हिसाब से काम कर रही है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश सीबीआई डायरेक्टर को फटाफट हटाना पड़ा आपको। ठीक है, मैं आशीष जी के पास चलना चाहूंगा। आशीष जी, पॉलिटिकल आपने देखा होगा, पॉलिटिकल बातें तो पॉलिटिकल ही होती हैं, लेकिन दो चर्चा मैं करना चाहता हूं। पीएसीएल का मामला, चूंकि आप सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ये निर्देश दिए थे कि जो इन्वेस्टर्स हैं, लगभग 41,000 करोड़ रुपए का ये घोटाला था। आज भी उनकी प्रॉपर्टी जो है 1.87 लाख करोड़ रुपए बताए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया वगैरह में कई जगह उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई हुई है, वो भी जांच कर रहे हैं। पूर्व जस्टिस हैं लोढ़ा साहब, उसको वो निगरानी भी कर रहे हैं। लेकिन मैं जांच एजेंसी पर सवाल नहीं उठा रहा, वो उसका एक प्रोसीजर होगा, लेकिन उसमें इतनी गंभीरता नहीं, उतना एक्सेलरेशन नहीं है। लेकिन और चीजों में क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं जो पहले भी चलता था, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये तोता है पिंजरे का, इस तरह से क्या वो आपको नजर आ रहा है उसमें कुछ? देखिए खालिद जी, केंद्रीय जांच एजेंसी के ऊपर समहाउ कंट्रोल कहीं ना कहीं उसी पार्टी का रहेगा जो कि केंद्र में सत्ता में है। कभी वो पार्टी बीजेपी हो सकती है, कभी वो पार्टी कांग्रेस हो सकती है, या फ्यूचर में कभी वो पार्टी कोई ऐसा दल हो सकता है जो अभी तक अस्तित्व में नहीं आया हो। ये सब लोग सीबीआई को अपने तरीके से कुछ कम, कुछ ज्यादा, कुछ डायरेक्टली, कुछ इनडायरेक्टली यूज करते हैं। जैसे वो टीएमसी वाले कह रहे हैं बाउंसर की तरह। देखिए टीएमसी भी यहां दूध का दूल्हा कोई नहीं है। नहीं, कह रहे हैं ना कि बाउंसर की तरह। हम सबको ग्रेटफुल होना चाहिए कि इस देश में एक सुप्रीम कोर्ट है जो कि चीजों को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा है। अब देखिए यहां पर रियल इश्यूज क्या थे। अभी देखिए टीएमसी की दिक्कतें खत्म नहीं हुई हैं, अभी उनको कंटेम्प्ट में जवाब देना है। और राजीव कुमार जी के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि अभी तक कोई एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस के लिए। अगर पहली पूछताछ के बाद यह पाया जाता है कि उन्होंने एविडेंस को डिस्ट्रक्ट किया है, कोई एफआईआर हो सकती है और कोर्ट का रुख कुछ डिफरेंट भी हो सकता है। तो खुशी मनाने की किसी को जरूरत नहीं है। जीत किसी की नहीं है, जीत किसी की नहीं है। जीत देखिए होता क्या है कि अगर एक सही तरीके से इस काम को किया जाता तो
किसी कोर्ट से हम परमिशन ले लेते। देखिए, अगर कोई एपीआर नहीं हो रहा है, 160 सीआरपीसी का कोई समन इश्यू हुआ है, तो उसमें आपको 174 एंड 175 आईपीसी में वो पनिशेबल ऑफेंस है, लेकिन वो ऑफेंसेस बेलेबल है और नॉन कॉग्निजेबल है। उसके लिए भी आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट से डायरेक्शन लेनी पड़ेगी उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। यहां पर सीबीआई सबसे पहला उसको काम यह करना चाहिए था, कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास जाकर एक एप्लीकेशन लगाती कि राजीव कुमार जी से हमें पूछताछ करनी है, वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। चले गए। मैं कहना चाह रहा हूं, पीएसीएल भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है पीएसीएल को लेकर भी, क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात पर निगरानी कर सकता है या पूछ सकता है कि वो मामला भी आपके अंडर सुपरविजन है या अंडर इन्वेस्टिगेशन है? वो प्रोसेस अभी चल रही है, मैं आपको बताता हूं। उसपे अभी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। प्रॉपर्टी वो ग्रुप सेल करने की कोशिश कर रहा है। जहां तक मेरी जानकारी है, प्रॉपर्टी की नीलामी के लिए वो लोग गए और मार्केट में अभी चूंकि इतना बड़ा अमाउंट उनको वापस करना है कि उनको खरीदार नहीं मिले। सेबी भी उसमें इन्वॉल्व है, कमेटी भी बनी हुई है उसमें। वो प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश की जा रही है। लेट्स सी, देखिए उसमें क्या होता है। अगर वो कंक्लूजन पर नहीं पहुंचता है तो हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का उसमें भी एक कोई स्ट्रांग डिसीजन आने वाला है। शुभांकर जी, बहुत बड़ा सवाल यह है कि 2019 सिर पर है, आप बहुत बड़े जो है दावेदार हैं, हालांकि आप महागठबंधन के एक तरह से मुखिया भी वहां पर बने हुए हैं, लोगों ने चेहरा भी ममता जी को बनाया हुआ है, लेकिन करप्शन के खिलाफ आपका स्टैंड बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा है। अगर शारदा चिट फंड एक करप्शन है, घोटाला है, और आप ही ने एसआईटी बनाई थी और आप ही के एसआईटी बनाए हुए प्रमुख के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने एविडेंस हटाए हैं या मिटाए हैं, तो अगर सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है तो इस मामले में तो कम से कम मोरली आपको सीबीआई को सपोर्ट करना चाहिए था। देखिए, सीबीआई अगर इस पर से सिर्फ जांच, अगर निष्पक्ष जांच करती तो उस पर कंप्लीट सपोर्ट उनको था। पूछताछ से पहले क्या तय कर लिया आपने? सीबीआई का जो इस्तेमाल हुआ, उसका जो दुरुपयोग है, उसके खिलाफ ममता बनर्जी जी ने आवाज उठाई वहां पे। अब एक और बात इसमें बहुत अहम बात जो मैं भी सुन रहा था, देखिए इसमें ये चीज है कि जो आनंद फानन में जो काम किए जाते हैं, जो तुरंत ही उस पर से डिसीजन लेके रात के 2 बजे सीबीआई के डायरेक्टर तब नियुक्त नहीं हुए, तुरंत उसका पहले ही जो है सीबीआई ने किसी तरीके से घोषित कर दी एसआईटी। अरे साहब, वो एसआईटी को डायरेक्टर तो थे ना, नागेश्वर राव तो थे ना। एक मिनट जनाब सुनिए, वो एसआईटी को हेड कर रहे थे, लेकिन जो मुख्य आरोपित हैं मुकुल राय जी, जिनको उन्होंने अपने घर पे छुपा के रखा हुआ है बीजेपी वालों ने, उनसे भी तो कहिए सीबीआई वालों को, उनसे भी तो पूछे। ये डायरेक्टिव नहीं होता है कि फला से जाके पूछा जाए, जो मुख्य आरोपित है वह बीजेपी में शामिल हो गया, अभी उनसे पूछताछ पूरा बंद। एक बार उनसे शुरुआत करके दिखाते। कहते हैं ना कि फॉलो बाय इंस्पिरेशन, एक बार उस तरीके से मोदी जी करके दिखाते। यानी आपको सबसे पहले आपको एतराज है कि मुकुल रॉय से और हेमंत, आपको एतराज है कि मुकुल रॉय, हेमंत बिस्वा से इनसे पूछताछ करने के बजाय आपके अधिकारी से क्यों पूछताछ की जा रही है? अधिकारी से पूछताछ तो भैया, अधिकारी से पूछताछ तो तब करिए जब आप जो मुख्य आरोपी जो आपके पास बैठे उनसे भी तो पूछताछ कर ली जाए। पहले उनको तो सामने लाया जाए। महेश शर्मा जी, ये सवाल तो बनता है, जो इन्वेस्टिगेटर था उसके ऊपर आप सारी चीजें चाहते हैं। ठीक है महेश शर्मा जी, बात उन्होंने ये जवाब तो आपको बनता है कि आपने मुकुल रॉय को तो संरक्षण दे रखा है। कौन से साबुन से नहलाया आपने मुकुल रॉय को और हेमंत बिस्वा को, और उसके अलावा कई बार एक एक्यूज ने तो बाकायदा आपके एक नेता का भी नाम लिया था, बाबुल सुप्रियो का नाम लिया था, हालांकि वो रिकॉर्ड पे नहीं आया, लेकिन ये 2 नाम तो कम से कम आपके क्लियर है जी। आवाज नहीं आ रही। भारतीय जनता पार्टी, मुकुल रॉय जी की आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। जहां कांग्रेस की सरकारें हैं या गैर भाजपाई सरकारें हैं, वो कहीं ना कहीं सीबीआई से क्यों डरी हुई हैं? अभी छत्तीसगढ़ में जो है सीबीआई को प्रतिबंधित करने का आदेश वहां की सरकार जारी करती है, तो ये दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं आपकी चोरी की मानसिकता। यानी अगर वो इलीगल था तो उसको आप कहीं चैलेंज करते, वो तो प्रोविजंस के तहत ही उन्होंने मना करा ना। आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश पहले आपके साथ ही थे, चंद्रबाबू नायडू 4 साल तक एनडीए में आपके साथ ही थे, इसलिए आप जो है सीबीआई को प्रतिबंधित करना चाहते। दिखाई देता है कई राज्यों में मैनिफेस्टो में दिया है कि हमारे राज्य में हम सीबीआई को प्रतिबंधित करेंगे। ठीक है श्याम खन्ना जी,
सीबीआई को प्रतिबंधित किया गया है सिर्फ तो इसलिए। ये डर आखिर क्यों? हाँ। ये डर क्यों है आखिर? ये डर आखिर क्यों है? ये इसको समझने की आवश्यकता है आज। कि आपकी चोरी की मानसिकता होगी इसलिए आपको सीबीआई से डर है। श्याम खन्ना जी, मैं संजय गुप्ता जी के पास चलूंगा, लेकिन श्याम खन्ना मैं आपके पास आना चाहता हूँ। करप्शन के खिलाफ हर पार्टी दावा करती है, लेकिन जहां तक जांच का सवाल है 3 राज्यों ने सीबीआई को इनकार कर दिया है सपोर्ट देने से, बाकी लोगों का भी। और सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड भी आप देख रहे हो बहुत अच्छा नहीं है। ये तोता बनाने वाले जो क्या लगता है करप्शन के खिलाफ इसी मानसिकता के साथ काम चलेगा? आपने लंबे समय तक तोता बनाने का काम किया है, हमने बातें कर रहे हैं आप। यही अंतर है सरकार का। हाँ। आज हम माल्या को पकड़ने में विश्वास करते हैं। अरे माल्या को भगाया आपने, अरुण जेटली जी ने भगाया बात करके, संसद के अंदर बैठ के बात की कि नहीं की? आप बताइए, आप प्रवक्ता हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं आप बरगलाना चाहते हैं? आपके वित्त मंत्री ने वहां पे मीटिंग की विजय माल्या से जाने से पहले की नहीं की? और वो भी विजय माल्या ने रिक्वेस्ट किया, आपने रिक्वेस्ट नहीं किया? किस तरह का झूठ बोलना चाहते हैं अरे मेरे मित्र, आप झूठ बोलने की मशीन है भारतीय जनता पार्टी। खालिद जी, मैं 1 मिनट चाहूंगा। देखिए, राजनीतिक दल जो है वो एक लास्ट कमेंट आशीष जी से ले लेता हूं। राजनीतिक दल अपने एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाते रहेंगे, और देखिए इन आक्षेपों से हो क्या रहा है। यहाँ पर 2 इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं, एक सीबीआई, कलकत्ता पुलिस। भाई बंगारू की पार्टी है, देखिए सीबीआई को देखिए, अभी कल की मैं बात देखिए कि सीबीआई के प्रयासों की वजह से कहीं ना कहीं एक एजेंसी, मैं पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं कर रहा हूं, एक ऐसा आदमी जो कि देश से भागा हुआ है उसको देश में वापस लाने के प्रयासों में कुछ सफलता मिली है। जहां तक कलकत्ता पुलिस के ऊपर इतने आक्षेप लग रहे हैं, मैं पर्सनली बता सकता हूं, कुछ साल पहले का वाकया है, और उस दौरान मैंने पाया एक पर्टिकुलर इंसिडेंस के संदर्भ में कि कलकत्ता पुलिस बहुत ही एफिशिएंट और कैपेबल पुलिस है। अब देखिए इन 2 पॉलिटिकल पार्टीज की लड़ाई में सीबीआई की रेपुटेशन, लेजिटिमेसी को धक्का लगा है, वो दांव पर लग रही है। ये दोनों ही बहुत ही कैपेबल पुलिस बोलने नहीं देंगे। अगर आप पुलिस के बारे में अच्छा बोलेंगे तो आज बोलने नहीं देंगे। देखिए कांग्रेस और बीजेपी का सपोर्ट नहीं है, मेरा सपोर्ट सीबीआई को भी है और कलकत्ता पुलिस को भी है। पुलिस वही रहती है, सरकारें बदलती रहती है। हम पुलिस की या जांच एजेंसी पर सवाल नहीं उठा रहे, सरकारें बदलती रहती है। तो माननी पड़ेगी, एक बात तो माननी पड़ेगी कि पुलिस फोर्स के मनोबल की रक्षा के लिए, पुलिस फोर्स के मनोबल की रक्षा के लिए हमारी नेत्री वहां पे लड़ रही। और हमारे टीएमसी के यहाँ पर बैठे हुए भाई बैठे हैं, आपके कलकत्ता में न्यू मार्केट पुलिस स्टेशन है, बहुत ही एफिशिएंट ऑफिसर्स हैं उस पुलिस स्टेशन। लेकिन संजय गुप्ता जी, सबसे ज्यादा राज आपने किया है। आपके जमाने में तोता हुआ, आपके जमाने में सीबीआई को कहा जाता था कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आज आप जो है वही आरोप दूसरों पर लगा रहे हैं, ऐसा कैसे चलेगा? और क्या इस हालत तक लाने के लिए आपकी सरकारों का कोई रोल नहीं है? बिल्कुल, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप मुझे बता दीजिए, ये इंसान जो मैं बता रहा हूं रात के 2 बजे वाला, आप बताइए खालिद साहब, आप तो इतने पुराने पत्रकार हैं, कभी आपने देखा सुना है कभी? और किस तरह से आप ये देखिए, केवल एविडेंस लेने के लिए उस कमिश्नर के पास एविडेंस लेने के लिए चला गया, सुनिए ना। और शिवसेना ने क्या कहा? शिवसेना ने कहा है, जो इनकी सहयोगी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की, किताब पढ़ी, ममता बनर्जी आपने झांसी की रानी है और दुर्गा का रूप है, और जिस तरह से लड़ी है और शिवसेना का उनको सपोर्ट है, तो आपको शर्म आ जानी चाहिए। या तो उनको आप अपने सरकार से बाहर कर दें या फिर आप आगे हो जाएं। आपके स्टेट प्रेसिडेंट जो है ना अधीर रंजन जी, वो कह रहे हैं कि उन्हें बर्खास्त करो, और आप कह रहे हैं कि उन्हें सपोर्ट करो। इसकी ये वही ममता बनर्जी जो आपके साथ रह के आपकी कांग्रेस में नहीं है, आपकी कांग्रेस में रह के बैंड बजाती थी आपका, और आपकी कांग्रेस से ही निकली हुई है। आप वो चीजें भूल रहे हैं। देखिए, जो अगर कहीं पे अगर घोटाला है उसकी जांच होनी चाहिए, मगर उसके अंदर तरीका इनका गलत है, सीबीआई का दुरुपयोग गलत है। ठीक जी, शुभांकर जी कुछ कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा था कि अधीर रंजन जी क्या कर रहे हैं उससे, लेकिन कांग्रेस से हमें बराबर से सपोर्ट करता जा रहा है। अधीर रंजन क्या कह रहे हैं? ये बात क्या कर होंगे वो उनका पर्सनल वो रह रहा होगा। क्या मैं उनके पार्टी का नहीं हूं, मैं अधीर रंजन जी की बात नहीं करूंगा। अच्छा, नहीं, मैंने तो सिर्फ संजय जी को। श्याम खन्ना जी, ये पूरी जो डिबेट है, कहीं आपको लग रहा है कि जिस तरीके से करप्शन के खिलाफ लड़ने की बात की जा रही है, करप्शन से लड़ने के लिए यही हथियार काम आएंगे क्या? करप्शन में तो सभी शामिल हैं एक तरह से, और जब जो सत्ता में आता है वो विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई की बात करता है, जब विपक्ष सत्ता में आता है तो वो सत्ता से जो हटती है उनकी बात करता है। लेकिन सजा आज तक किसी को ज्यादा नहीं मिली कभी भी। अभी तो जांच ही पूरी नहीं होने दे रही है, सजा तो बाद में मिलेगी। भाई शारदा चिटफंड है, इतना बड़ा घोटाला है, अभी तक जांच ही पूरी नहीं होकर दे रही है।
पीएसीएल का मामला है, लाखों लोग आके यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं, सबको बुलाते हैं, सब लोग वहां जाते हैं, लेकिन कुछ मामला नहीं होता, तो क्या लगता है? जी 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 देखिए कितनी ईमानदार सरकार है खालिद साहब कि पीएसएल का आप मामला बता रहे हैं, आप ये वाला बता रहे हैं, ये मुद्दा कोई अभी कल सुबह नहीं आ गया है, कल एफआईआर नहीं हुई है। ये 4.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी? और जब राहुल गांधी जी ने कहा इस पर जांच होनी चाहिए, तो आप जब सरकार में आए हैं, विपक्ष कह रहा है, तो आपने जांच क्यों नहीं की अभी तक? जी ये बड़ा को लेकर सवाल उठाया आपसे, पकड़ने का काम करते हैं, लालू को जेल में भेजने का काम करते हैं। ये इस सरकार की नीति स्पष्ट है, जीरो कोर्ट के ऑर्डर आपने क्या किया लालू जी के खिलाफ? वो तो कोर्ट के ऑर्डर है, कोर्ट से तय हुआ है, कोर्ट के अंदर उनको मिली है, राहुल गांधी तो नहीं, कोर्ट से सजा मिली है ना। आप बताइए जेल में सजा आपने क्या किया? ये सरकार आपने राम जन्मभूमि की बात करी, कुछ नहीं किया। आपने 2 करोड़ नौकरी देने की बात करी, कुछ नहीं किया। आपने किसान को 50% पैसा देने की बात की, आपने कुछ नहीं किया। अरे आप क्या कर रहे थे? 4.5 साल तक सो रहे थे क्या कर रहे थे देश के अंदर? आप किस तरह का काम कर रहे थे बता तो दीजिए। मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन आपने 15 लाख रुपए लाके दे दिए क्या, जो आपने 100 दिन के लिए वादा किया था? क्या विदेशों से काला धन लाएंगे? आप फेलियर है, आपने कोई काम नहीं किया है। विदेशों की जर्नी हुई है बस। हाँ, खाली आपने देश का पैसा बर्बाद किया है, और देश का नौजवान युवा आपको जवाब देगा इस बात का। ठीक है शुभांकर जी, ये 15 लाख के जुमले आपकी जो राहुल गांधी की झूठ की फैक्ट्री से निकले हैं, आपका जो है दिखाई पूरा देते हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी झूठ की फैक्ट्री चला रही है। उस फैक्ट्री से निकला हुआ झूठ आपने 15 लाख। अरे झूठ बोलने की तो आप मशीन आ रहे थे, गणेश को दूध पिलाते हैं आप, सोना बनाने की और नथुराम गोडसे की पार्टी है। क्या बताना चाहते हैं आप? कोई मोरल नहीं है आपके। हमने वादे किए, आपके बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में राजनीति गरमाई हुई है, बीजेपी को भी वहां पर फोकस करना पड़ रहा है, और बीजेपी बार बार ये कह रही है, केंद्र सरकार की तरफ से भी चिंता जताई जा रही है कि टीएमसी जो है वो बेकाबू हो गई है। लेकिन क्या लगता है, अभी आपने योगी आदित्यनाथ को भी उतरने की इजाजत नहीं दी, उसके अलावा भी देश में विघटनकारी ताकतों को बढ़ावा देने का काम कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक किया है। अरे आपकी सरकार है, आप क्या कर रहे हैं? की है इस देश को बांटने की राजनीति। महेश भाई आपकी सरकार है, आप क्या कर रहे हैं 4.5 साल से? आज देश पिछड़ा, आज सो रहे हैं क्या? भारत को गढ़ने की तरफ आपने पत्थरबाजों को कश्मीर में माफ किया कि नहीं किया? कांग्रेस कहीं ना आपने क्या किया? अभी वायरल हो रहा है वीडियो, एक और महेश शर्मा जी को याद दिला दीजिए, एक वीडियो वायरल हो रहा है। हाँ बताएं। गांधी जी की प्रतिमा बना के उसमें से जो गोलियां चलवाई जा रही थी, वो वीडियो वायरल हो रहा है। शर्म आनी चाहिए आपको और आपकी सोच को। करने का काम कर रहे हैं, लगातार देश बढ़ रहा है, आपको शर्म आनी चाहिए महेश भाई, और आपकी मानसिकता को और आपकी सोच को शर्म आनी चाहिए। महेश जी बड़ा सवाल है। आजाद जी आप कुछ पूछ रहे? हाँ सवाल ये है शुभांकर जी, आपने जो जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, लोगों के हम भी खिलाफ हैं, जो भी है उनको दोषी को जेल में डाला जाएगा। रैली के बाद आप घबरा जाते हैं, क्या लगता है ये आपका डर है या बीजेपी वहां ज्यादा ध्यान दे रही है? जो भी दोषी है उनको जेल में डालने का काम सरकार करेगी। ज्यादा आ रही है आपकी, मैं कुछ नहीं सुन पा रहा हूँ। हाँ फिर से प्लीज अपना वो सवाल यही है कि पश्चिम बंगाल को लेकर आप इतने डरे हुए क्यों हैं? क्या देश में महागठबंधन का नेतृत्व करने के लिए आप कर रहे हैं, या वहां का डर आपको ये करने के लिए मजबूर कर रहा है? आजाद जी कौन डरा हुआ है? हाँ। हमारी ममता बनर्जी जी, हमारे मुख्यमंत्री मंच पे ऊपर बैठ के, मंच के ऊपर बैठ के पूरे मतलब एक पूरे प्रशासन, अब आपका जो केंद्रीय प्रशासन, उनका जो प्रशासन, देखिए प्रशासन का मतलब क्या होता है? प्रशासन तो योगी आदित्यनाथ को क्यों नहीं उतरने दिया उनके लिए? जनाब एक सीधी सी बात है, ये सिर्फ राज्य सरकार को विस्थापित करने के लिए हर तरीके की साजिश इन्होंने रची। वहां पे जाके इन्होंने जहां जहां गए वहां पे धर्मवाद, जातिवाद, उसके नाम पर लड़ाई कराना, वहां पे दंगे कराना, ये योगी जी के पीछे का। अभी तो वो मुख्यमंत्री बन गए, उससे जरा पूर्व का रिकॉर्ड जरा चेक करिए, उसके पूर्व का रिकॉर्ड चेक करिए। मुख्यमंत्री बनने के बाद तो उनका कोई अपने यहाँ पे कोई भी एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी जी ने जाके मीटिंग किया कि नहीं किया? किया। आपके अमित शाह जी गए कि नहीं गए? गए। वहां पे जाकर उन्होंने मीटिंग आज भी शाहनवाज हुसैन को परमिशन नहीं दिया, योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर को परमिशन नहीं दी, अमित शाह के हेलीकॉप्टर को आपने परमिशन नहीं दी थी, बाद में देना पड़ा। अमित शाह की रैली को आपने परमिशन नहीं दी, क्यों आप डरे हुए हैं? साहब योगी आदित्यनाथ जी हेलीकॉप्टर से नहीं गए, पथ से चले गए। बहुत बड़ी वो उनके लिए मतलब सबसे बड़ा हाईलाइट वाला पॉइंट हो गया है। योगी जी इस समय आज जाके वहां पे
वहां जाके अपना रैली कर भी रहे हैं। हाँ। तो ये कहना चाहते हैं कि ममता बनर्जी को कुछ नहीं पता, उनको अपने प्रांत के बारे में नहीं पता। अगर उनको अलाउ आज के दिन में नहीं किया जाता तो क्या योगी जी कर पाते? नहीं कर पाते। तो मतलब शुरू में जो रोका गया वो तो किस कर लिए? सब कुछ रहे, हम लोग कहते हैं तरीके से आइए। इनका क्या है, कहीं पे ना पूछना ना ढंग से करना, कोई ये जवाब महेश जी, बिना पूछे क्यों जाते हैं आप? ये कह रहे हैं कि बिना पूछे चले जाते हैं आप लोग। कोई हरकतें नहीं होंगी। हाँ जी क्या कह रहे हैं? हेलो, एक बार और दोहराएं। महेश जी से जवाब ले लेते हैं। महेश शर्मा जी, बिना पूछे क्यों जाते हैं? पश्चिम बंगाल की जनता जिस प्रकार से त्रस्त है इनके कुशासन से, उसको देखने के लिए प्रधानमंत्री जी को इनकी अनुमति की आवश्यकता होगी, या कोई भी विपक्ष का ये सम्मान नहीं करेंगे, विपक्ष का दमन करेंगे। इनको अनुमति अगर नहीं देना है और आप इस प्रकार की बात करते हैं, आप विपक्ष का दमनकारी नीति का काम कर रहे हैं क्या? वहां पे आपने अनुमति नहीं दी, उसके बाद भी लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधार पश्चिम बंगाल में बढ़ा है, जनता का जो विश्वास नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व और उनकी लोकप्रियता से बढ़ा है, इसके कारण कहीं ना कहीं बंगाल की सरकार घबराई हुई है। ठीक है, अरे घबराए आप हुए हैं श्याम खन्ना जी, घबराया हुआ कौन है ये तो बात की बात है, लेकिन जनता ऐसे में क्या करेगी? घबराएगी या खुश होगी? ये जनता क्या करेगी? एक तरफ कहा जा रहा है कि हम जो है लाइन ऑर्डर को बनाने के लिए दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री को के हेलीकॉप्टर को नहीं उतरने देंगे और ये तमाम चीजें होंगी। एक तरफ कहा जाएगा कि वहां पर जो है ना लोग त्रस्त है, जनता त्रस्त है, हम उसके लिए जा रहे हैं। लेकिन जनता को मिल क्या रहा है? ना करप्शन के खिलाफ लड़ाई हो पा रही है, अगर कार्रवाई होगी तो सीबीआई को सहयोग नहीं किया जाएगा, सीबीआई का इस्तेमाल किया जाएगा। ये तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच में जनता कहां है? जनता सब देख रही है और जो भाजपा भी जो है समझ रही है कि जो यूपी में उसको नुकसान होगा उसकी भरपाई के लिए वह पूरी तरीके से दम लगा रही है बंगाल के अंदर। और यही कारण है कि ममता जी इन्हें हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया, ये सब काम ये सब देश के हित में नहीं है, संविधान के अनुसार नहीं है। देश में किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री कहीं भी आ जा सकता है। ये गलत परिपाटी जो है पड़ रही है, ये आने वाले भविष्य में जो है वो जनता सब देख रही है और अपने अपने हिसाब से इसका जो है जवाब भी देगी। संजय गुप्ता जी, पश्चिम बंगाल में तो आप बिल्कुल एक तरह से कहीं ना कहीं साइड ही होते चले गए, कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। बावजूद इसके आप ममता बनर्जी ने आपको आज तक आपके नेता को नेता स्वीकार नहीं किया, लेकिन आज भी आप पीछे खड़े हो ममता बनर्जी के, क्या वजह है? मजबूरी या क्या? ममता बनर्जी के बिल्कुल पीछे नहीं खड़े हैं, मगर बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के तरीके हैं, अब आप बात कर रहे थे हवाई जहाज ये हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दिया, राज्य के सुनिए ना, जानकारी कमजोर है, उन्होंने अपने कागज प्रॉपर कागज के साथ अप्लाई नहीं किया तो कैसे परमिशन मिलती? वो अपने आप को सारे कानून से ऊपर मानना चाहते हैं योगी साहब। अगर उन्हें ठीक से कागज आप पता कर लें, ठीक से कागज जमा कराए हैं, बिना कागजों के परमिशन कागज जमा नहीं कराए हैं उन्होंने। आप देखिए ना, उसमें आया है, जवाब आया है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, उन्होंने एक एफिडेविट होता है जिनसे, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट मैं कह दूं पूरी बात, उन्होंने नहीं दिया, मैं आपको बता रहा हूं। ये अपने आप को संविधान से कानून से ऊपर मानने वाले लोग हैं। और मैं पूछ रहा हूं कि जो यूपी के चीफ मिनिस्टर वहां जाकर के रैली करना चाहते हैं, क्या उत्तर प्रदेश का सारा विकास उन्होंने कर दिया है? क्या महिलाओं को सुरक्षा दे दी है? क्या किसानों को उनका बकाया पैसा दे दिया है? क्या यहाँ यूपी सुरक्षित हो गया है? क्या डेवलपमेंट हो गया है? क्या नौकरियां दे दी हैं? क्या सारे डेवलपमेंट के काम कर दिए हैं? अरे भाई साहब, आप दूसरे चुनावों में आप प्रचार करना चाहते हैं, आप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दें तो यहाँ दूसरा मुख्यमंत्री लग जाए तो कम से कम लोगों का काम हो जाएगा। अरे आपको लोगों ने इसलिए चुना था कि आप दूसरे प्रदेशों में जाकर प्रचार करेंगे? आप प्रचार के लिए चुनाव जीते थे या यूपी का विकास करने के लिए चुनाव जीते थे? यूपी के अंदर आपके पैर टिकते नहीं है। आपका प्रधानमंत्री ऑल इंडिया में घूम रहा है, आपका मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश देश में घूम रहा है। किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं? जिस क्षेत्र की जिम्मेवारी आपके ऊपर है, क्यों अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते आप? वो जाएगा दूसरे के घर में। ठीक है गुप्ता जी, मध्य प्रदेश का किसान रो रहा है अपने आप को। अरे भाई साहब, आपने तो बड़ी उसको तारीफ करी है ना, व्यापक घोटाला आपने किया था। अब जब ये शिवराज चौहान अंदर जाएंगे जब आपको जवाब मिलेगा। देश के 5 किसानों का भी कर्जा। अरे भाई साहब, कर्जा आप बताइए ना, हमने तो बहुत किया कर्जा माफ, आपने क्या किया आज तक? 4.5 साल की अगर आपकी सरकार में आपने किसानों पर कोई कर्जा माफ किया हो तो मैं राष्ट्रीय चैनल से आपको चैलेंज कर रहा हूं। आप झूठ बोलने वाले लोग। ठीक है महेश शर्मा जी, मध्य प्रदेश की राजनीति में आप जो है कह रहे हैं बार बार, आप आप झूठ बोलने वाले लोग हैं। कांग्रेस कहां से बीच में आ गई? कांग्रेस ने 75,000 करोड़ रुपए पहले भी माफ किया था और 3 प्रदेशों के अंदर पहले 2 घंटे के अंदर किसानों का कर्जा माफ किया। वो 2 घंटे की लिस्ट भी हमारे पास। किसानों को 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाली सरकार है। ठीक है,
जिसने लगभग 22 फसलों पे 1.5 गुना समर्थन मूल्य दिया है। अरे आपने कहा दिया जाके झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। नेशनल आप 5 स्टार होटल में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं करना चाहिए और 1500 करोड़ रुपए के कार्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ठीक है, जरा जाके देखिए मंडियों में क्या हाल है। का नाम बता दें मुझे ये। आप मंडियों में जाके देखिए। किसानों का इन्होंने मध्य प्रदेश में आज दिनांक 1500 करोड़ रुपए का जो आपका 5 स्टार ऑफिस है ना, वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आप जमीन पे जाके देखेंगे एक बार। प्रदेश है। अरे मेरे मित्र गुप्ता जी, आदरणीय गुप्ता जी, 5 किसानों। अरे ये 1500 करोड़ रुपए किस चीज का है तो बता दो। अडानी का है, अंबानी का है, संजय गुप्ता जी, राम जन्मभूमि मंदिर का है। एक सेकंड बताइए जिनका 2 लाख का कर्जा माफ कर चुके हैं आप। भाई साहब, हम विज्ञापन शर्मा जी नहीं है। महेश शर्मा जी आपने विज्ञापन किया है। महेश शर्मा जी एक सवाल माफी हुई नहीं है, उसके पहले विज्ञापन जारी हो गए। आपको 5 राज्यों में बाहर कर दिया ना सबने, आप इसी से संतुष्ट हो जाए। आपको भी एक राज्य से बाहर किया, 5 राज्यों से आप भी बाहर हुए, आप भी बाहर हुए और ये कोई जीत नहीं है। महेश शर्मा जी एक सवाल ये बनता है, व्यापम घोटाले में 54 मौतें हो चुकी हैं, आपसे जुड़ा हुआ या किसी के खिलाफ था, एक बात। दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं कि किसानों का जो कर्जे की माफी की लिस्ट है उसमें किसी के 5 रुपए हुए, किसी के 13 रुपए हुए, किसी के 30 रुपए, लेकिन आपने प्रदर्शन किया हत्याओं को लेकर, शिवराज सिंह चौहान खुद सड़क पर उतरे, लेकिन जब आपके आरएसएस के कार्यकर्ता, आपके ही कार्यकर्ता ने अपने नौकर को मारकर उसकी बॉडी को जला दिया, फिर शिवराज सिंह चौहान माफी भी मांगने नहीं आते, कोई जवाब भी देने नहीं आते। क्या ये कौन सी राजनीति है? हत्या पे राजनीति करने के लिए सड़क पे जरूर उतरे, लेकिन जब उसमें सामने ये बात आई है कि आरएसएस के कार्यकर्ता ने अपने ही नौकर को मारकर, उसके चेहरे को जलाकर, उसकी हत्या के आरोप में जो है ना लोगों को फंसाना चाहा और बीमा की रकम 20 लाख रुपए हड़पनी चाहिए, तो फिर आप खामोश क्यों रहे? ये कौन सी राजनीति? कोई दल होता है जी? खालिद जी, अपराधी का कोई दल या धर्म होता है क्या? मैं आपसे जानना चाहता हूं। आप बताएं। पूरी सरकार अपराधी है। किसानों के ऊपर लट किसने बरसाए 2 अक्टूबर को बता दीजिए आप। दल से संबंधित हो, किसानों के ऊपर 2 अक्टूबर के लट किसने बरसाए थे? किसने? जवाब तो लेने आप बताइए ना। अपना काम करे। आपकी पूरी सरकार दोषी है। आप जब सड़क पर थे, जब आप प्रदर्शन करने सड़क पर थे तो उसका जवाब नहीं दिया। शुभांकर जी, लेकिन ये कौन सी परंपरा शुरू कर दी है कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी अगर आपके प्रदेश में आएगी तो आपने उसे रोक दिया? यूरिया के लिए किसानों को लाइन में लगाने वाले जांच एजेंसी, आप पूछ के बताएं गुप्ता जी, पूरी प्रक्रिया के साथ जांच एजेंसी बाउंसर न भेजा होता तो जांच एजेंसी अपना काम करके जा चुकी होती, जांच एजेंसी को कोई दिक्कत नहीं आती। सिर्फ 2 माह की लेकिन जांच एजेंसी सीबीआई नहीं आई थी। किसान कह रहा है ये बीजेपी के बाउंसर आए थे वहां पे। ठीक है, बीजेपी ने अपने बाउंसर भेजे थे। श्याम खन्ना जी डिबेट में, श्याम खन्ना जी डिबेट में टेक्निकली थोड़ा आवाज के डिले होने की वजह से सवाल जरा देर से जाते हैं, देर से जवाब आता है, लेकिन एक सवाल बनता है। शिवराज सिंह चौहान सड़क पर आए और उन्होंने कहा कि यहां पर हत्याओं का दौर शुरू हो गया, लेकिन जब हत्या की सच्चाई सामने आई तो वो अभी तक नहीं दिखे। उसके बाद से आज तक उनका कोई बड़ा बयान भी नहीं दिख रहा है। वो कह रहे हैं कि किसी हत्यारे का कोई धर्म नहीं होता, कोई पार्टी नहीं होती है। ये कह रहे हैं कि सीबीआई बाउंसर की तरह ना आती तो हम उसको जांच करने देते। संजय जी कुछ और कह रहे हैं कि किसानों का हमने 2 घंटे में कर्ज माफ कर दिया, लेकिन 5 रुपए, 13 रुपए, 30 रुपए की लिस्ट तो मेरे पास बड़े कभी करेंगे। तीनों राजनीतिक दलों का 2 लाख रुपए तक राजनीतिक दलों का चेहरा आपके सामने है। मैं किसी एक का पक्ष नहीं ले रहा, तीनों का आपके सामने चेहरा। इन्हीं में से 2019 में जनता को 1 दिन के अंदर लाइन में लगकर किसी को तय करना है, चुनना है। कैसे चुनेगा? आप कह रहे हो सब पे नजर है, 1 दिन में कैसे तय करेगी? नहीं, ये समय जो है इन सब चीजों के लिए उचित नहीं है। 4.5 साल तक सीबीआई ने कोई काम नहीं करा और ये सारे मामले, चाहे वो अखिलेश जी का मामला हो, मायावती जी का मामला हो, चाहे ये हो, तो ऐसा लगता है कि ये भी सीबीआई के अंदर भी जो है भाजपा को जो है घेरने की तैयारी वहीं से भी चल रही है। एकदम अचानक जब 60 दिन 65 दिन चुनाव में रह गए हैं, इस प्रकार की कार्रवाई से भाजपा भी भौचक है। ये इसमें किसी भी तरीके से मैं नहीं समझता हूं कि भाजपा की कोई सहमति होगी कि सीबीआई इस प्रकार का ऐसे टाइम पे काम करे जब जो है चुनाव सिर पे रखे हुए हैं और जनता भी सब चीजों को समझ रही है और जो परिणाम आएंगे वो बड़े अप्रत्याशित परिणाम होंगे। आप देखिएगा, जनता सब देख रही है। मतलब तीनों जो चीजें हैं वो देख रही है। महेश शर्मा जी वो कह रहे हैं कि ये जो सीबीआई का जो डिसीजन है हालांकि बीजेपी को पसंद नहीं होगा, लेकिन रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि ये तो जीत हुई है सीबीआई की। महेश शर्मा जी
बिल्कुल, जैसा कि अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार खन्ना जी कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर ये सीबीआई की जीत है, ये न्याय की जीत है। जिस प्रकार से बंगाल में एक अन्यायपूर्ण रवैया अपनाने का प्रयास किया गया, ये उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय की मोहर है। महेश जी, उन्होंने कहा नो अरेस्ट। बता दीजिए कैसे आपका फैसला आपके पक्ष में है। उनको राजीव कुमार सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप उनको अरेस्ट नहीं कर सकते, तो आप बता दीजिए किस तरीके से जीत है आपकी। आप झूठ बोल रहे हैं, बरगला रहे हैं। आप बता दीजिए ना कैसे जीते आपकी। आपको कहा गया है कि आप पुलिस कमिश्नर को अरेस्ट नहीं कर सकते, और आप कह रहे हैं हमारी जीत है। किस तरह से झूठ बोल रहे हैं आप? ये फैसला तो आपके खिलाफ किया है। उन्होंने कहा, आपने कहा कि इसको अरेस्ट होना चाहिए, उन्होंने कहा नहीं होना चाहिए अरेस्ट। अरेस्ट करने गया कौन था? आप ही गए थे, और कौन गया था? मित्र अरेस्ट तो 40 आदमी लेके क्या करने गए थे वहां पर? केवल जांच के 40 आदमी की रात को 10 बजे कोशिश कर चुकी है, बताइए। 40 आदमी आप सीबीआई के लेके गए रात के 10 बजे। कौन सी जांच का तरीका है? कहां से बताइए ना, कौन सी जांच का तरीका है? ये आरएसएस की जांच का तरीका है क्या? वर्तमान में या अमित शाह की जांच का तरीका है? निर्देश दिया है। आपको ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, आपने मांगा था उनसे कि पुलिस कमिश्नर का अरेस्ट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो अरेस्ट, और ये आपके मुंह पर तमाचा है। बिल्कुल बिल्कुल। शुभांकर आप जी, झूठ बोलना चाहते हैं। शुभांकर जी, आप तो बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन आपकी जीत कैसे है? जांच तो करनी पड़ेगी, पूछताछ तो करनी पड़ेगी, जवाब तो देना पड़ेगा। ये सीबीआई आजाद साहब जांच से कब कौन भागा था? हाँ, जांच से सिर्फ बार बार यही बात कही जा रही है कि जिस प्रकार से ये किया गया, मैं कितनी लेकिन उस सीबीआई माननीय न्यायालय ने ये भी कहा है कि आपको जांच में सहयोग करना होगा। जांच में तो करना ही चाहिए, क्या बुराई है? अगर आप अरेस्ट करने गए थे, आपके खिलाफ फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, आप झूठ बोल रहे हैं। महेश जी सुन भी लिया करिए, महेश जी सुनने की भी आदत डाल लीजिए। ठीक है, बताएं शुभांकर। सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी ताकि राजीव कुमार जी को गिरफ्तार किया जा सके, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने 18 तारीख को उनको नोटिस के जवाब देने को कहे गए। उसके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का दीदी का कोई अभिषेक मनु सिंघवी जी ने जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कहा, उन्होंने पूरी तरीके से कहा कि हर नोटिस का यथाउचित उसका जवाब दिया जाएगा। जो जिसको जवाब देना है, जिसकी जांच होगी, उसको पूरी सहायता की जाएगी। बिना डॉक्यूमेंट के महेश जी वहां पे क्या करने गए थे? बिना सर्च वारंट के, बिना अरेस्ट वारंट के क्या करने गए थे वहां पर? राज्यों के कामकाज में जो दखलंदाजी करती है, उसके खिलाफ में हमेशा हम लोग को धरने में बैठना पड़ रहा है। लेकिन जो है शुभांकर जी, बड़ा घोटाला था। पूछताछ के लिए सीबीआई अगर गई थी, आप उसको गिरफ्तार कैसे मान लेंगे? पूछताछ में तो आज भी उन्होंने कह दिया है, लेकिन आपका जो रवैया है, आप अमित शाह के वहां पर आपको अपना किला जो है उसके स्पष्ट कर दिया था। रात को अचानक पूरा दल बल लेके पहुंचे, कौन सा तरीका है? आप एक पुलिस कमिश्नर के यहाँ जा रहे हैं, एक सिटिंग पुलिस कमिश्नर के यहाँ जा रहे हैं जनाब। देखिए, अगर आप तो प्रक्रिया के साथ जाते, आपको मालूम है पुलिस किसी भी टाइम किसी से पूछताछ कर सकती है, इतना तो मालूम है ना? मैं भाई साहब जवाब देना चाहूंगा जी। हेलो, जब क्या कह रहे हैं? पुलिस किसी भी टाइम किसी से पूछताछ कर सकती है। एक जवाब मैं देना चाहूंगा। आता हूं मैं। पुलिस पूछताछ तो किसी भी टाइम कर सकती है, कोई टाइमिंग थोड़ी लेके जाएगी, परमिशन लेके थोड़ी जाएगी कि वहां पर आपसे पूछताछ करनी है। ये तब होता है जब आपको ये अंदेशा हो कि कोई वहां से फरार हो जा रहा है, ठीक है ना? जब एविडेंस के साथ छेड़छाड़ का आरोप लग रहा है तो नहीं तो प्रॉपर आप एक कमिश्नर के यहां जा रहे हैं, आपको एक प्रॉपर सर्च वारंट के साथ जाना चाहिए था, एक प्रॉपर तरीके के साथ जाना चाहिए था। अगर आपको कुछ ऐसे ही आपको मतलब एक सरप्राइज कोई उधर से देना था, तो कम से कम चीफ मिनिस्टर को तो अपने संज्ञान में लेते, उनको तो अपने विश्वास में लेते। उसमें कौन सा ऐसा उनको मतलब महाभारत हो जाता? ठीक है, लेकिन तरीके किसी तरीके से लास्ट राउंड में सीबीआई का डर दिखाने का तरीका, ताकि हर राज्य डरे, हर राज्य डरे कि अगर किसी ने भी मोदी जी से प्रश्न पूछने का साहस किया, अगर किसी ने भी बीजेपी से प्रश्न पूछने का साहस किया, तो वहां भैया सीबीआई पहुंच जाएगी, आपके पीछे ईडी खड़ा कर दिया जाएगा। ठीक है महेश शर्मा जी, ऐसे हालात बन गए कि 3 स्टेट ने सीबीआई को इंटरफेयर करने से डायरेक्ट इनकार कर दिया, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल। क्या ये अगर देखा जाए जो एक्ट है 1946 जो है पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है उसके तहत हुआ है, क्या केंद्र सरकार ने समय रहता इस पर कोई कार्रवाई की या सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद ये चीजें सामने आई हैं? हेलो जी महेश जी।
देखिए खालिद जी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हमारे विपक्ष पूरा एकजुट हो रहा है माननीय मोदी जी की लोकप्रियता को देखते हुए, उसी का डर ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। डर लग रहा है वो सीबीआई को प्रतिबंधित करने की बात हो, क्योंकि अगर आप संजय गुप्ता जी 10 सेकंड है, सिर्फ 11 सेकंड मुझे सर मैं 10 सेकंड में बात खत्म। आप सुनिए कि जो पुलिस कमिश्नर होता है वो आईपीएस अधिकारी होता है, और आईपीएस अधिकारी को अरेस्ट करने से पहले वहां की सरकार से परमिशन लेनी जरूरी है। ठीक है, ये एक अधिनियम है। आपने क्या इसका क्या उपयोग किया? क्या आपको अरेस्टमेंट ले गए? क्या कोई वारंट ले गए? सभी नहीं लगे तो आपको अच्छी की है सीबीआई। दो सवालों पर आज इतनी देर तक हमने बहस की, लेकिन ये सवाल किसी ने जवाब देने की कोशिश नहीं की कि करप्शन के खिलाफ लड़ने का क्या पैमाना होगा। चाहे पीएससीएल का मामला हो, चाहे शारदा चिटफंड का मामला हो। 40,000 करोड़ रुपए शारदा चिटफंड में है और पीएससीएल में 41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला हुआ है। दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश भी हैं, दोनों मामलों में सीबीआई जांच कर रही है, दोनों मामलों में कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन कई कई साल गुजर गए हैं, अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया है। यह आपका हाल है। बात देश की में आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।